हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा 6th लेक्चर है क्लास 12 का। हम इकोलॉजिकल यूनिट पढ़ रहे हैं और चैप्टर पढ़ रहे हैं सेकंड, जो है इकोसिस्टम। तो एक बार हम ओवरव्यू करते हैं कि हमने जो पहले चैप्टर्स में जो लेक्चर डिस्कस किया है उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक करे हैं। तो सबसे पहले हमने किया था इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था, इकोसिस्टम की डेफिनेशन की थी। देन हमने किया टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में हमने क्या स्टडी किया था, दो टाइप के होते हैं, दैट इज नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल कौन से, जो नेचर ने क्रिएट किए हैं, और मैनमेड कौन से, जो ह्यूमन ने आर्टिफिशियली बनाए हैं। मैनमेड का एग्जाम्पल सबसे कॉमन क्या होता है, एक्वेरियम और क्रॉप फील्ड्स, ठीक है। उसके बाद हमने नेचुरल में क्या पढ़ा था, नेचुरल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेक्स, पॉन्ड्स। टेरेस्ट्रियल में लिखना हो तो गार्डन्स, ये सब क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। नेचुरल में फिर आगे फर्दर क्या है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। तो यहाँ पे एक्वेटिक में कौन से आ जाएंगे, जो सारे वाटर से रिलेटेड है, लेक, पॉन्ड्स, ये सब किस में आ गए, एक्वेटिक इकोसिस्टम में आ गए। और टेरेस्ट्रियल में क्या आ जाएंगे, ग्रासलैंड्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, या फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इकोसिस्टम चलता है, ठीक है। क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। चार फैक्टर्स। पहला क्या है, प्रोडक्टिविटी। दूसरा डिकम्पोजिशन। तीसरा क्या है, एनर्जी फ्लो। और फोर्थ क्या है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये चार फैक्टर्स थे इकोसिस्टम के, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी में क्या है, देखो दो टाइप की होती है प्रोडक्टिविटी में, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को फर्दर डिवाइड किया गया है एनपीपी, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एंड जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन सी प्रोडक्शन होगी, जो प्रोड्यूसर्स एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे वो किस में आएगी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या आएगी, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करके जो एनर्जी, जो प्रोडक्शन मिलेगा कंज्यूमर्स को, वो कंसिडर करेंगे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। फिर है डिकम्पोजिशन। इसमें हमने दो वर्ड्स पढ़े थे, दैट इज डेट्रियस एंड डेट्रीवॉर्स। तो डेट्रियस क्या है, वो मास, कौन सा मास, दैट इज डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल के डेड रिमेन्स, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, डेट्रियस, ठीक है। और डेट्रीवॉर्स क्या होंगे, ऑर्गेनिजम्स that are going to feed on detritus। detritus क्या है, वो सारा मैटर, वो सारा ऑर्गेनिक मैटर डेड रिमेन्स प्लांट्स और एनिमल्स के, वो क्या है, डेट्रियस है। और डेट्रीवोर्स क्या होंगे, वो ऑर्गेनिजम्स जो उस डेट्रियस को कन्वर्ट करने वाले हैं सिंपल फॉर्म्स में, ठीक है। बाकी डिकम्पोजिशन कैसे होती है, 5 स्टेप्स हैं डिकम्पोजिशन के, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने, एनर्जी फ्लो, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने, एनर्जी फ्लो, उसमें हमने पढ़ा था PAR, दैट इज फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। ये कौन सी रेडिएशन है, जो सूरज
सूरज से आती हैं और सिर्फ यही रेडिएशन जो क्या है प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, मतलब सन से जो भी रेडिएशन आ रही हैं उसमें से जितनी PAR है दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है वही क्या करती हैं फूड प्रिपरेशन में हेल्प करती हैं। और सिर्फ 50% जो है टोटल रेडिएशन में से कितनी होती है PAR होती है और 50% में से सिर्फ 2 से 10% ही एक प्लांट क्या करता है ऑक्यूपाई कर पाता है। और जो ये 2 से 10% की PAR है यही अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का और फूड प्रोडक्शन का। ठीक है, फिर आगे एनर्जी फ्लो में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एनर्जी फ्लो में आगे फूड चेन के बारे में कि फूड चेन क्या है। फिर पढ़ा ट्रॉफिक लेवल के बारे में कि ट्रॉफिक लेवल कौन कौन से ट्रॉफिक लेवल होते हैं, क्या होते हैं ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा फूड वेब के बारे में। फूड वेब क्या है, इंटरकनेक्शन है बहुत सारी फूड चेन्स का। ठीक है, फूड वेब होने का क्या फ़ायदा है, फूड वेब होने का ये फ़ायदा है कि अगर एक स्पीशीज़ खत्म हो जाती है, अगर वन स्पीशीज़ फॉर एग्जाम्पल एक स्पीशीज डाई कर जाती है तो जो कार्निवोर्स है या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म है जो फूड वेब के अंदर है उसके पास फिर भी क्या होंगे 2 ऑप्शंस और होंगे। मतलब उसके पास क्या है ऑप्शन और है, अगर एक स्पीशीज खत्म हो जाती है तो उससे अगले वाले की या जो ऑर्गेनिज्म उस पर डिपेंड करता है उसकी लाइफ खत्म नहीं होती। ठीक है, अब हमने पढ़ना है स्टैंडिंग क्रॉप। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो हमारा 4th फैक्टर है वो हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले ये सारे टॉपिक्स एनर्जी फ्लो के अंदर आते हैं। जिसका सबसे पहला टॉपिक है स्टैंडिंग क्रॉप। की स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, इट इज द मास प्रेजेंट इन वन ट्रॉपिक लेवल it is represented by total mass or organism per unit area it can be calculated as dry और fresh। देखो क्या है स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप है इट इज द मास प्रेजेंट इन वन ट्रॉफिक लेवल। एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर कितना बायोमास अवेलेबल है उसे बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जितना बायोमास अवेलेबल है उसे बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टोटल मास और ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया। या फिर कैसे लिख सकते हैं हम उसे कि एक प्रॉपर एरिया के अंदर कितने ऑर्गेनिज्म हैं, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं स्टैंडिंग क्रॉप को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो फिर लिखा हमने इट कैन बी कैलकुलेटेड एज ड्राई और फ्रेश वेट, कि इसको 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक तो उसके ड्राई वेट के हिसाब से, एक उसके फ्रेश वेट के हिसाब से। तो सबसे पहले ड्राई वेट और फ्रेश वेट होते क्या हैं वो देखते हैं हम कि ड्राई वेट और फ्रेश वेट होते क्या हैं। फ्रेश वेट, जो फ्रेश वेट होता है ना एक ऑर्गेनिज्म का, इट इंक्लूड्स द वाटर कंटेंट along with the organic weight of an organism। देखो क्या है फ्रेश वेट, कि इसमें क्या है एक ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिक वेट, उसका जितना ऑर्गेनिक वेट है प्लस उसका क्या होता है वाटर कंटेंट को भी प्लस किया जाता है। तो कैसे निकलता है फ्रेश वेट, दैट इज वाटर कंटेंट प्लस ऑर्गेनिक वेट। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना वाटर है उसके साथ उसके ऑर्गेनिक वेट को जोड़ दिया जाता है। अब ऑर्गेनिक वेट क्या होता है, ऑर्गेनिक वेट होता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं,
ठीक है, इन सबको ऑर्गेनिक वेट में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब है फ्रेश वेट के बाद ड्राई वेट। तो ड्राई वेट में क्या होता है, जो वाटर कंटेंट होता है उसका रिमूवल हो जाता है, यानी कि क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिक कंटेंट को ही, ऑर्गेनिक वेट को ही कंसीडर करते हैं, उस वेट को बोलते हैं ड्राई वेट। और ड्राई वेट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, मतलब कि अगर आपको किसी भी ट्रॉफिक लेवल को स्टैंडिंग ट्रॉफ कैलकुलेट करनी है तो मोस्टली क्या करते हैं, उसका ड्राई वेट ही कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज उससे क्या होती है, जो रिजल्ट में फ्लक्चुएशंस हैं वाटर कंटेंट की वजह से जो आ जाती हैं वो खत्म हो जाती है। बिकॉज मे भी हो सकता है कि एक टाइम उस ऑर्गेनिज्म में वाटर कंटेंट ज़्यादा हो तो बाद में वो कम हो जाए, बिकॉज वाटर कंटेंट तो वेरी कर सकता है ना, लेकिन ऑर्गेनिक कंटेंट वेरी नहीं करता, इसीलिए ड्राई वेट को मोस्ट एप्रोप्रिएट कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक वेट है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है एक ऑर्गेनिज्म का, उसके बायोमास को कैलकुलेट करने के लिए, या फिर कहें कि उसके स्टैंडिंग क्रॉप को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है 10% लॉ। ठीक है, 10% लॉ दिया था लिटमैन ने, ठीक है, रेनॉल्ड्स भी लिटमैन ने दिया था 10% लॉ। इस लॉ में क्या था, दिस लॉ स्टेट्स दैट the energy when transferred from one trophic level to another gets reduced to 10%, और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ only 10% of energy is transferred from one trophic level to another, and rest gets into the environment। देखो क्या बोलता है 10% लॉ, 10% लॉ दिया था रेनॉल्ड्स सी लिटमैन ने। इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर एंड रेस्ट गेट्स इनटू द एनवायरनमेंट। कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जाएगी तो क्या सिर्फ 10% एनर्जी ही पहुंचेगी, बाकी जो 90% है वो कहाँ चली जाएगी, एनवायरनमेंट में चली जाएगी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से करके दिखाती हूँ आपको। एक फूड चेन लिखते हैं, सबसे पहले एक सिंपल सा फूड चेन लिख लेते हैं। देखो, सबसे कॉमन फूड चेन प्लांट, प्लांट के बाद क्या है, डियर, एंड देन टाइगर। देखो बिल्कुल सिंपल सा लिया है हमने, सिर्फ 3 ट्रॉफिक लेवल है इस फूड चेन के अंदर, पहला प्लांट और तीसरा टाइगर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर प्लांट ने 1000 किलो जूल एनर्जी ली, कहाँ से, सन से। ठीक है, तो जब डियर उस प्लांट को ईट करेगा, यानी कि एज अ फूड सोर्स यूज करेगा, तो सिर्फ 10% यानी कि 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी ही किसके पास पहुंचेगी, डियर के पास पहुंचेगी। और जब टाइगर उस डियर को एज अ फूड सोर्स यूज करेगा तो उस डियर को खाने से उस टाइगर के पास सिर्फ और सिर्फ 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी ही पहुंचेगी। यह है 10% लॉ। इसके अकॉर्डिंग देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से जब एनर्जी दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही पहुंच पाती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के पास। देखो यहाँ 1000 किलो जूल था, इधर 100 रह गया, और फिर जब डियर से एनर्जी गई टाइगर के अंदर तब क्या रह गया, सिर्फ 10 किलो जूल रह गया। समझ आ गया?
10% लॉ में क्या है, सिर्फ 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, अब है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स तो होते क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड्स? These are the representation of ecosystem with its relationship with the organisms that live in it. Ecological pyramids क्या है? These are the representation of ecosystem with its relationship with the organisms that live in it. ये एक रिप्रेजेंटेशन है, एक तरीका है समझाने का। क्या समझाने का? रिप्रेजेंट करने का, दर्शाने का। किसका रिलेशनशिप? एक इकोसिस्टम का उसके ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशनशिप जो उस इकोसिस्टम में रहते हैं। देखो क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड्स? ये रिप्रेजेंटेशन है एनिमल्स की, किसके साथ? जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, जिस इकोसिस्टम में वो रहते हैं उसके साथ। ठीक है, और क्या है देखो, ईच bar in a pyramid represents its one trophic level और its order। क्या बोल रहा है वो? जो एक बार होगा एक ट्रॉफिक लेवल के, एक पिरामिड के अंदर, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या दर्शाएगा? एक स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल को, या फिर किसको दर्शाएगा? एक उसके ऑर्डर को। देखो एक बार हम समझ लेते हैं। ये एक पिरामिड है, इसके अंदर ये बार्स हैं। जो एक बार है ये क्या करेगा? एक प्रॉपर ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, समझ आ गई इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इकोसिस्टम की, उसके इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स रहते हैं उसके साथ कैसा रिलेशनशिप है उसकी। और सेकंड पॉइंट क्या है? जो एक बार है इस पिरामिड का, वो क्या करता है? एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। फिर है टाइप्स ऑफ पिरामिड्स, यहाँ पे कहें टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। मेनली हम 3 टाइप के पढ़ते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। सबसे पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, फिर दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, एंड देन फिर तीसरा है दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। देखो 3 पिरामिड हैं मेनली इकोलॉजिकल पिरामिड। कौन से हैं? 3। पहले पिरामिड ऑफ नंबर, इसके अंदर हम समझेंगे कि नंबर्स के हिसाब से एक इकोसिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। फिर है दूसरा पिरामिड ऑफ बायोमास, कि एक ट्रॉफिक लेवल का बायोमास दूसरे कंसीडर में किस तरीके से वर्क करता है, कैसी शेप होती है इनकी। ठीक है, फिर है लास्ट में है पिरामिड ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी के रिस्पेक्टिव में क्या है, किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म रिएक्ट कर रहा है उसके इकोसिस्टम के साथ। ठीक है, तो ये जो तीनों पिरामिड हैं इनका एक्सप्लेन वे से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।